नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के लोग। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज बात करेंगे एक ऐसे समस्या की जिसको लेकर लोगों के बीच में काफी ज्यादा रोष भी है और इस पर राय जो है वो दो अलग अलग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बटी हुई राय बनी हुई है। हर जिंदगी की कीमत होती है, चाहे वो आम जिंदगी हो या लोगों की नजर में खास, लेकिन इसी एक मौत आज हुई है जिसका चर्चा जो है कुछ ज्यादा हो रही है, क्योंकि पराग देसाई देश के नामी उद्योगपतियों में से एक थे, माफ कीजिएगा, और उनकी उम्र सिर्फ 39 साल की थी। अपने घर से बाहर रोज जिस तरीके से मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, और मॉर्निंग वॉक से जब वापस आ रहे थे तो कुछ कुत्तों से बचने के लिए कुछ उनके घर के बाहर आवारा कुत्ते थे, जिनसे बचने के लिए जब वो दौड़े तो फिसल गए और फिसल कर घायल हो गए, गिर पड़े, घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। उसके बाद उनका इलाज भी कुछ दिन चला, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। इससे एक बार फिर से कुत्तों को जो आतंक है उसको लेकर लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है। वाघ बकरी ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर थे पराग, 15 अक्टूबर को सुबह सैर करने निकले थे। कुत्तों ने उनके ऊपर, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ कुत्ते उनके पीछे दौड़े। खुद को बचाने के प्रयास में वो फिसल कर गिर गए। गिरने के बाद उनके सिर पर चोट लगी और ब्रेन हैमरेज हो गया। अहमदाबाद के शेल्बी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सर्जरी के लिए उन्हें जायरस अस्पताल जो है वहां पर ले जाया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर भी कुछ दिन उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन 22 अक्टूबर को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पराग देसाई की जिस तरह से मृत्यु हुई है, उसके बाद शेल्बी अस्पताल ने, अहमदाबाद में जो अस्पताल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की है। उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार शाम 6 बजे मरीज को लाया गया था। अचेत अवस्था में उनको यहां पर लाया गया था और बताया गया कि वो गिर गए थे। कुत्तों से बचने के दौरान वो गिरे थे। उनके शरीर पर कुत्तों के काटने का निशान नहीं है। काटने के निशान के अलावा कोई इस तरीके का कोई और संकेत नहीं है कि वहां जहां पर कुत्तों ने उन्हें काटा हो, लेकिन बचते हुए, कुत्तों से बचते हुए वो इस घटना के शिकार हुए, ऐसा अस्पताल की भी प्रेस रिलीज में कहा गया है। मैं आपको थोड़ा आंकड़े जरा कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बात यह है कुल मिला के कि ना तो इस बारे में यह कहकर कि जो पशु प्रेमी हैं, इस बात से नकारा जा सकता है कि आवारा कुत्तों का आतंक नहीं है, और ना ही इन कुत्तों के पीछे हैवानियत से या इनके ऊपर हमला करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो ना ही इसको इस तरीके से आप देखें, इंसान और कुत्तों के बीच में या जानवरों के बीच में किस तरीके का एक बैलेंस बनाकर चला जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ी इस वक्त आवश्यकता है। दोनों तरफ के एक्सट्रीम व्यूज जो हैं उन पर शायद रहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जरूर होगा। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा, दोनों तरफ के, कुत्तों के आतंक का भी और कुत्तों के ऊपर आतंक जो है इंसानों का, उसके भी कुछ आंकड़े रखूंगा। लेकिन आपसे सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद हैं। एक ताजा अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं। कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज के सबसे ज्यादा मामले भारत से ही आते हैं। भारत में रेबीज के 97% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। 2021 में भारत में जानवरों द्वारा काटे जाने के बाद 17 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, ऐसे केसेस भारत के अंदर मौजूद हुए हैं, जिनके आंकड़े सामने आए हैं। अधिकतर इसमें से कुत्तों के काटने के मामले हैं। 2022 के पहले 7 महीनों में 14.5 लाख केस सामने आए हैं, जो कुत्तों के काटने के केस बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ जरा आप लोगों की याद ताज़ा कर देता हूं कि कुछ ये पराग का जो मामला है, पराग देसाई जिस तरीके से मारे गए हैं, ये पहला मामला नहीं है। हैदराबाद में फरवरी 2023 में 4 साल के बच्चे को 3 आवारा कुत्तों ने इतना बुरी तरीके से हमला किया कि वो अस्पताल जाते जब पहुंचाया गया तो वो मृत घोषित किया गया। राजस्थान में फरवरी 2023 में अस्पताल से आवारा कुत्तों ने नवजात शिशु को खींचकर उठाकर ले गए। गाजियाबाद में 2023 सितंबर में रेबीज से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। 2 महीने पहले उस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। डर की वजह से उसने अपने परिजनों को नहीं बताया और उसके बाद रेबीज से उसकी मौत हो गई।
नागपुर में अप्रैल 2023 में एक 3 साल के बच्चों की आवारा कुत्तों के काटने से जो है उसमें जबरदस्त हमला हुआ। उसकी मां ने बमुश्किल उस बच्चे को बचाया। अलीगढ़ में अप्रैल 2023 में एएमयू कैंपस के अंदर एक युवक पर कुत्तों का हमला हुआ। आवारा कुत्तों ने युवक को बुरी तरीके से घायल कर दिया और उसके बाद इसकी मौत हो गई। पटना में मार्च 2023 में 24 घंटों में 150 कुत्तों के काटने के मामले जो हैं वो सामने आए, जिससे कि दहशत कई दिनों तक रही। लखनऊ दिसंबर 2022 में एक महिला पर 7 कुत्तों ने हमला किया। पैर पर काटने के बाद जो है वो बुरी तरीके से उनके पैर को घायल कर दिया गया, उन्हें मुश्किल से बचाया गया। ग्रेटर नोएडा में नवंबर 2022 में पॉश सोसाइटी के अंदर लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे का हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो गया। मैं आपके सामने थोड़े और आंकड़े भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। दीपांकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निवासी हैं पंचशील ग्रीन 2 सोसाइटी के। हमारे साथ दिव्यम खेड़ा साहब जुड़ रहे हैं, वकील हैं, आरडब्ल्यूए मेंबर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब थोड़ी देर पहले 4 बजे के कार्यक्रम में मैंने अदनान, एक बड़े जाने माने विशेषज्ञ हैं जो बिहेवियर एक्सपर्ट हैं कुत्तों के, उनसे भी बातचीत की थी और वो बता रहे थे कि ये प्राइमरीली अगर इसको बात समझा जाए तो कहीं ना कहीं एक डर का, भय का, जो दोनों के बीच में जो रिश्ता है इंसानों का और कुत्तों का, वो दोनों का ही एक जैसा है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ रास्ते भी सुझाए थे। लेकिन सबसे पहले मैं दीपांकर आपसे बात करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि कितना बड़ा इसको एक मेनेस के तौर पर आप देखते हैं, एक ये इस तरह की जो घटना सामने आई है, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके के कदम उठाने चाहिए हमारी एमसीडी हो या और सोसाइटी और जो इस तरीके की संस्थाएं हैं, जिससे कि कम से कम जो स्टेरलाइजेशन है, कुत्तों का जो आतंक है, उससे थोड़ा सा लोगों का बचाव हो पाए। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो घटना घटी है पराग देसाई जी के साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस तरह की घटना आए दिन जो है सो कुत्ते के ये जो आवारा कुत्ते हैं उनके द्वारा घटित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जहाँ पे ज्यादातर हाई राइज सोसाइटी हैं, वहां पर सर हर सोसाइटी में कोई ना कोई आवारा कुत्ता से पीड़ित है। क्योंकि ये कुछ जो सो कॉल्ड डॉग लवर होते हैं, ये उनकी कारगुजारी के कारण और ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। क्षमा कीजिए, मैं डॉग लवर बोल रहा हूँ और बहुत लोग को बुरा भी लग रहा होगा, परंतु ये समस्या हमें देखना पड़ेगा कि जो सोसाइटीज बनी हुई हैं वो लोगों के रहने के लिए है और ना कि आवारा कुत्तों के लिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं सर कि आवारा कुत्तों को भी एक प्रॉपर जो शेल्टर होता है, जिस तरह से पशुओं के लिए, जो आवारा पशुओं के लिए गवर्नमेंट शेल्टर बनाती है, क्यों नहीं इन आवारा कुत्तों को सोसाइटी से निकालकर एक प्रॉपर शेल्टर बनाया जाए, वहां पे रखा जाए। क्यों लोगों दीपांकर के जी, मैं साथ, एक क्योंकि सवाल सर आपसे क्या पूछ सकता हूं? जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल ये बात सच है कि ये समस्या है, लेकिन सोसाइटीज की या आरडब्ल्यूएस की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। क्या आपके आसपास जो आवारा कुत्ते हैं उनको उनकी स्टेरलाइजेशन के लिए या और किसी काम के लिए क्या आप लोग कुछ आगे बढ़े? आप लोगों ने इसके बारे में कुछ आगे कुछ कदम उठाने की कोशिश की है? सर, मैं आपको इसी इसी मुद्दे पे आना चाहूंगा। जो हमारा एरिया है, यहाँ पे अभी ज्यादातर नई नई सोसाइटीज बनी है। यहाँ पे एओए बहुत ही कम सोसाइटी में बने हैं और ज्यादातर में बिल्डर है। तो दिक्कत एक हमारे यहाँ क्या है कि जो प्राधिकरण के अंदर में सारी सोसाइटीज आती है, कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। दूसरी चीज, कई सालों से अभी यहाँ पे जो स्टेरलाइजेशन या वैक्सीनेशन होता है उसका टेंडर ही नहीं निकला है। तो इसमें नॉर्म्स क्या होता है कि सोसाइटी को कुछ इसमें पैसे देने, 250 रुपये प्रति डॉग देने होते हैं, और दूसरा जो उसका एक हिस्सा होता है वो अथॉरिटी देती है। परंतु टेंडर ही नहीं निकला है, तो कैसे इसका स्टेरलाइजेशन होगा? लोग आपस में तो चंदा क्या करके हम करते ये हैं। माने, दिव्यम खेड़ा, हम क्या इस बात को माने कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो क्योंकि ठीक तरह से फॉलो नहीं हो रही हैं, इस वजह से एक बड़ी समस्या बन गई है? इसमें लोगों को निशाना बनाना या कुत्तों को निशाना बनाना समस्या का समाधान नहीं होगा। अंकित जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बोला आरडब्ल्यू एओए बन ही नहीं रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूएस भी हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। एबीसी रूल्स 2023 में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के अंडर जो लाए गए, उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन में आरडब्ल्यूए का भी एक रोल है, उनको इंश्योर करना चाहिए। देखिए, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करती एमसीडी है, या मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी उस सिटी की है, बट आरडब्ल्यूए का काम होता है उनसे कोऑर्डिनेट करना। और अधिकतर केसेस में जो हमारे पास आते हैं, जहां मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जिन सोसाइटीज में बढ़ जाता है या फिर जहां पर हमारे को सुनने में आती हैं घटनाएं, वहां पर स्टेरिलाइजेशन या फिर तो की नहीं जाती है
या बहुत कम की जाती है। और जब भी आप इस मुद्दे को उठाते हैं हम लोग, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, पर होता कुछ नहीं है। पर जैसे बिल्कुल। दीपांकर जी ने बोला कि बहुत एओए नहीं है, 250 रुपए पर कुत्ता देना चाहिए। देखिए, इट्स अबाउट कि आप इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं। कल ही न्यू राजेंद्र नगर के अंदर, इनफैक्ट संडे को 23 अक्टूबर को, मैंने खुद पर्सनली जाके 250 कुत्तों को वैक्सीनेट करवाया। और हर कुत्ते की, और ये किसी आरडब्ल्यूए ने स्पॉन्सर नहीं करा था, हमने सीजीएस अस्पताल को रिक्वेस्ट करी, आप प्लीज वैक्सीनेशन भेजिए और क्या बोलते हैं पैरावेट भेजिए। मेरे पास पिक्चर्स है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ। जी 150 से 200 मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मैं जरा चाहता हूं, क्योंकि हम उसको अभी समय की कमी के कारण ले नहीं पाएंगे, तो जरा कुछ विजुअल्स भी हैं G20 के समय में किस तरीके से कुत्तों को लेकर जाया गया था, उसके ऊपर काफी शिकायतें भी हुई थी। इस तरीके से एक जो व्यवहार उनके साथ हुआ, किस तरह कुत्तों को घसीट के ले जाया गया। और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा जरा ये ग्राफिक भी चलाएं, किस तरीके से कुत्तों के ऊपर भी लोगों की जो एनिमल क्रूल्टी है, लोगों ने बुरी तरीके से कुत्तों को मारा पीटा है, वो भी एक बड़ी समस्या है। वो भी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ चर्चा भी आगे जारी रखेंगे। लेकिन दीपांकर जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूं, जैसे आप भी ये बात कह रहे हैं, आपने कुछ डॉग लवर्स को कहा कि लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन बात कुल मिलाकर ये भी है कि समस्या का समाधान ये तो नहीं है कि कुत्तों को सबको मार दिया जाए या हर आदमी अपने हाथ में डंडा लेके सड़कों पर चलने लगे, जहां कुत्ता मिले वहां पर उसके ऊपर हमला कर दे। नहीं सर, हम भी यही चाहते हैं कि देखिए, हम लोग भी कहीं ना कहीं पशु प्रेमी हैं, मगर सिर्फ कुत्ता प्रेमी नहीं है। हम लोग गाय को भी मानते हैं, बाकी जानवर को भी पूछते हैं। मगर हमारा ये कहना है कि सर सिर्फ कुत्ता ही क्यों, सोसाइटी में आखिर सोसाइटी, लोग कहते हैं कि मूल स्थान से इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। सर ये जो एरिया बसा है, वहां पे पहले खेत हुआ करता था, खेत में तो कुत्ते रहते नहीं है। सोसाइटी बनी है, सोसाइटी के अंदर कहीं कहीं बाहर से ये कुत्ते लाए गए हैं, फिर इनको प्रॉपर फीडिंग करवाई जाती है जबरदस्ती। आखिर इनको सोसाइटी के अंदर में क्यों फीडिंग करवाना है, मेरा यही कहना है। अच्छा सर, एक चीज और वैक्सीनेशन के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन करवाते हैं कई सोसाइटीज में, जो कि मेरे पास अभी आकर वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाया गया, उनका स्टरलाइजेशन करवाया गया, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है और वहां पे कुत्तों की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। नोएडा के ऐसे कई सारे सोसाइटीज हैं आरडब्ल्यू में जिन्होंने ये शिकायत किया है। तो इसमें एनजीओ जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जेन्युइन समस्या भी है लोगों की। मतलब आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके कारण, डर के कारण अगर किसी की जान चली जाती है तो लोग बार बार फिर ये सवाल पूछेंगे कि उनसे ज्यादा हमारी जान की कीमत है या इंसान की जान की कीमत है। तो इसका क्या रास्ता निकल सकता है? नहीं, देखिए, जो ये बोल रहे हैं दीपांकर जी की स्टेरिलाइजेशन के बाद भी संख्या बढ़ रही है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने रिप्रोडक्शन रोक दी एक जानवर के अंदर, संख्या बढ़ ही नहीं सकती। अगर उसके बाद भी आप कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के बाद भी बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो मतलब स्टेरिलाइजेशन हो नहीं रही है। और उसके लिए आपको म्यूनिसिपैलिटी को ब्लेम करना चाहिए, ना कि जानवरों को कि भाई तुम नेचर को फॉलो कर रहे हो। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। नहीं, आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। एक एक करके सर, एक एक करके। तो अगर स्टेरिलाइजेशन के बाद भी वो कह रहे हैं कि संख्या बढ़ी है, जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए तो म्यूनिसिपैलिटी को बोलना पड़ेगा। उसके लिए हम डॉग्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? लॉ क्लियर है कि स्टेरिलाइजेशन करिए, और कुत्तों की जनसंख्या को रोकने के लिए स्टेरिलाइजेशन एक तरीका है, शेल्टर में जाके क्योंकि एक तरीका है। मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, मेरे पास समय क्योंकि बहुत कम है इस पे चर्चा में, समय अभी खत्म भी हो गया। लेकिन दोनों पहलू जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। जो दीपांकर साहब कह रहे हैं, आतंक में लोग नहीं रह सकते अपने घर से बाहर निकलने से पहले, और जरूरी नहीं है सबको ये बात समझ में आती हो कि अगर आपको बाहर कुत्ते दिख रहे हैं तो किस तरीके का आपका बिहेवियर रहना चाहिए। और दूसरी बात जो खेड़ा साहब कह रहे हैं वो भी बहुत बहुत जरूरी बात है कि इसके नॉर्म्स बने हुए हैं, फॉलो करने की जिम्मेदारी और ढंग से फॉलो करने की जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सर्वाइवल एक का हो, हमें साथ में रहना होगा, और साथ में किस तरीके से रहना होगा इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत जो साइंटिफिकली नॉर्म्स बने हुए हैं उनका पालन जरूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1970 के दशक में स्पिन गेंदबाजी के मशहूर चौकड़ी, जिसमें उनके साथ प्रसन्ना, चंद्रशेखर और राघवन भी थे, उसका हिस्सा रहे हैं बिशन सिंह बेदी। उन चौकड़ी में एक बड़ी भूमिका बिशन सिंह बेदी की थी। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। बेदी के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि बेबाक थे। जो उनकी पर्सनालिटी बाहर थी वो वही मैदान पे थी, वही घर पे थी। उनकी जो बेटी थी हमारे साथ काम करती थी, एनडीटीवी स्पोर्ट्स डेस्क का भी हिस्सा रही, और कभी भी मतलब उनको देख के कभी ये नहीं लगा, जब तक हम लोग ये पूछते नहीं थे
तब तक वो बेदी के बारे में बताती नहीं थी। मतलब उन्होंने अपने बच्चों पर अपना अगर लेगेसी छोड़ी है तो वो क्रिकेट के मैदान पे छोड़ी है, कहीं अपनी जो शख्सियत है उसका कहीं भी उनको मतलब उसके वजन से वो कभी भी दबे नहीं। मैं आपको एक किस्सा मैं कई बार सुना भी रहा हूं लोगों को कि मैं 2003-4 में उनके पास गया ये स्टोरी करने कि लेफ्ट आर्म स्पिन हैज बिकम अ डाइंग आर्ट। कैन यू इमेजिन कि मैं बेदी साहब से ये पूछ रहा हूं कि सर ये आर्ट मतलब एक डाइंग आर्ट है, और बेदी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं ये एक दौर है, आया है चला जाएगा फिर आएगा। लोग डैनियल विटोरी का उस समय चल रहे थे, उन्होंने उनका उदाहरण दिया, और आज के दिन में देखें क्या प्रोफेटिक उनके शब्द थे कि आज कुलदीप यादव या जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है इस मौजूदा वर्ल्ड कप में वो एक हर एक टीम का एक अहम हथियार बने हुए। तो बेदी की ये शख्सियत थी कि वो अपनी ईमानदारी से जो डॉक्टर होता है जो सर्जरी करता है वो उसी तरह से क्रिकेट में, और उनको विराट कोहली की शिकायत करनी हो, धोनी की कप्तानी पे सवाल उठाना हो, उनको कभी भी इसको कोई ये नहीं रहा कि बाकी लोग क्या कहेंगे। वो मतलब जो ईमानदारी वाली बात होती है वो थे, और शायद यही वजह है उनका 1560 विकेट है फर्स्ट क्लास में, 100 बार से ज्यादा 5 विकेट एक पारी मतलब एक मैच में लिए। तो ये शख्सियत बताता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी था। और कई बार जैसे मैं उनको कई बार कहता हूं कि एक पूरी पारी को घोषित कर दी उन्होंने क्योंकि खिलाड़ी घायल थे, तो मानवीय पहलू को खेल से भी कहीं ऊपर रखते थे, जो उनकी पूरी शख्सियत को मतलब आज के डेट में उस तरह से देखना कि किसी आदमी का एक जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है, चाहे मैदान हो, घर हो, क्रिकेट का मैदान हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, आपसे बातचीत कर रहा हो क्रिकेट के मैदान पर। और डिसिप्लिन उनका जो कमाल था, जब वो कोच बने, बतौर कप्तान उनकी एक भूमिका रही, बतौर खिलाड़ी स्पिन के जादूगर रहे। मतलब आपके सामने हैं और आपको जादू कर रहे हैं। एक जादूगर ही तो होता है जो कि आपके सामने सब कुछ करता है और आपको तिलस में बांधे रहता है, पता ही नहीं चलता कैसे हुआ। और यही बेदी साहब करते रहे 20 साल करीब।